Hello everyone, this is Vivekanand. Today's topic electric field intensity due to electric dipole on equatorial line or equatorial position. Dear student, first I am going to discuss what is the meaning of equatorial point or equatorial line. Equatorial means when we draw the dipole, this is minus q and this is plus q. We know that dipole always makes two type of charge. First minus q and second plus q. Means dipole is the combination of two equal and opposite charge. Okay, and we know that the distance between the dipole is always 2m. So this is the distance between the dipole, electric dipole. And what is equatorial line? Equatorial line means when we draw the perpendicular from the main point of the dipole. जब भी डायपोल के मिडल पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जाएगा तो परपेंडिकुलर ड्रा करने पर जो पॉइंट मिलेगा that is equatorial line or that is equatorial point. So we have to find the electric field intensity at equatorial line. So this is the perpendicular line because this is middle point. Suppose this is middle point. 1 second. This is middle point and this is equatorial line. And suppose this line or this point, distance of this point is, suppose this is r, means इलेक्ट्रिक डायपोल के मिडल पॉइंट से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जिसको हमने नेम दिया है P. उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो जो प्लस क्यू चार्ज होगा उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी दैट इज E1. सपोज दिस इज E1 एंड ड्यू टू द माइनस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिस इज E2. व्हाई? E1 इस डायरेक्शन में है, E2 इस डायरेक्शन में. क्यों? क्योंकि प्लस क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती हैं वो आउटवर्ड्स होती हैं और जो माइनस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो इनवर्ड्स होती है. इसलिए ये इधर एंट्री कर रही है और ये इधर बाहर जा रही है. क्लियर? तो दिस इज इलेक्ट्रिक डायपोल एंड दिस इज द मिडल पॉइंट एंड फ्रॉम द मिडल पॉइंट देयर इज अ पॉइंट. From middle point, from r distance, there is a point P, and that P point we have to find the electric field intensity. Okay? So for plus Q charge, electric field intensity is E1, and for negative charge means minus Q charge, electric field intensity is Q2. Clear? So resultant of this electric field, this is the resultant of electric field. Suppose this is E. So this is resultant of this. How? देखिए जब भी इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ऐसे दैट्स E1. तो इस वेक्टर को हम दो पार्ट में रिजॉल्व करेंगे. वी नो दैट द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन क्लास 11. क्लास 11 में वेक्टर को कैसे रिजॉल्व किया जाता है हमने डिस्कस किया था. उसके लिए सबसे पहले इसी वेक्टर के एक लाइन खींचते हैं दैट इज E1 sin थीटा और इसके जस्ट परपेंडिकुलर एक वेक्टर खींचेंगे दैट इज E1 cos थीटा. ये इसका रिजोल्यूशन होगा और जो E2 वेक्टर होगा उसको भी हम रिजॉल्व करेंगे दो पार्ट में. तो E2 के का जो दूसरा रिजोल्यूशन होगा दैट इज E2 sin थीटा और
इस E2 का दूसरा रिजोल्यूशन जो होगा वो भी E2 cos थीटा होगा। सपोज दोनों एक दूसरे से थीटा डिग्री पर, ये भी थीटा ये भी थीटा। क्लियर? फिर से जो E1 वेक्टर है इट इज द रिजल्टेंट, तो इस E1 वेक्टर के हम दो पार्ट बनाएंगे, फर्स्ट E1 sin थीटा एंड सेकंड वन E2 sin थीटा। सेम ये जो E2 वेक्टर है इसके भी दो पार्ट बनाएंगे, दैट इज E2 cos थीटा एंड E2 sin थीटा। अब देखिए इसको अलग अलग करके देखते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज E1 sin थीटा एंड दिस इज E2 sin theta and this E1 cos theta and second one also E2 cos theta। ये हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन ध्यान समझे। ये प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज एंड द चार्ज बिटवीन the distance between the charge that is 2L and from the middle point of the charge that is O, और O से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, that is E1 and for minus q charge electric field intensity will be E2। अब E1 और E2 के को हम दो पार्ट में रिजॉल्व करेंगे तब इसको हम, तो यहाँ पे भी ये थीटा हो जाएगा और ये भी यहाँ थीटा हो जाएगा और ये पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल होगी, उसकी वजह से ये थीटा हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा फ्रॉम जियोमेट्री। ओके, 10th में हमने पढ़ा होगा ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्लियर? तो ये थीटा हो जाएगा तो ये एंगल सेम होंगे। अब देखिए अब हमको फाइंड करना है ये वाली डिस्टेंस कितनी है, तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस पाइथागोरियन थ्योरम this distance, suppose this is A and this is B, the distance AP equal to BP, distance AP equal to BP। how? because this is R and this is the middle point, so it will be here and it will be also here। okay, so from Pythagoras theorem it will be root of R square plus L square। okay, so AP equal to BP, this is the distance of AP equal to BP, that is root of R square plus L square। ये डिस्टेंस हो गई। अब देखिए हमको क्या फाइंड करना है, इस E की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप देखेंगे जो E1 का साइन वाला कंपोनेंट है, देखिए E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इस P पॉइंट पर ये हो जाएंगे, जो साइन वाला पार्ट होगा वो कैंसिल हो जाएगा। क्यों? बिकॉज the value of E1 sin theta and E2 sin theta will be same but in opposite direction। ऊपर E1 sin theta है और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में E2 sin theta है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो साइन का जो कंपोनेंट होगा वो जीरो हो जाएगा। इसको हम लोग मिटा लेते हैं फिर बोलते हैं। सो ऊपर लिख देते हैं, सो रिजल्टेंट ऑफ E1 sin theta and E2 sin theta इक्वल टू 0, बट लिख दीजिए यहां पे ड्यू टू इक्वल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन,
ओके क्लियर। जो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा वाले कंपोनेंट हैं वो इस फिगर से एक दूसरे के अपोजिट हैं और इनकी वैल्यू इक्वल होगी, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इनका रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। तब हमारे पास बचेंगे दो चीजें बचेंगी। फर्स्ट E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। आप देख रहे हैं जब E1 के कारण हमने कंपोनेंट निकाला था cos का तो वो भी इसी डायरेक्शन में आ रहा था, और जब E2 के कारण हमने कंपोनेंट निकाला था तो वो भी इसी डायरेक्शन में आ रहा था। यही कारण है कि जो cos वाला कंपोनेंट होगा एक दूसरे से ऐड हो जाएगा, क्योंकि E1 cos थीटा भी इसी डायरेक्शन में, E2 cos थीटा भी इसी डायरेक्शन में। तो इसलिए हम लिखेंगे सो रिजल्टेंट इक्वल टू दैट इज E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्लियर। अब देखें, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग निकालते हैं E1 cos थीटा की वैल्यू। अब देखिए E1 cos थीटा और E2 cos थीटा भी आपस में इक्वल होंगे। कैसे? बिकॉज E1, अब देखिए E के लिए हमने फार्मूला पढ़ा है इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाई R स्क्वायर। ये होता है व्हाट इज K हियर? हियर K इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड व्हाट इज Q? Q इज चार्ज। तो प्लस चार्ज के कारण पहले निकालेंगे। अब देखिए E1 को तो ये वैल्यू यहां से निकालिए, प्लस Q चार्ज के कारण जो E1 है उसकी वैल्यू निकालिए। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाई R स्क्वायर। R क्या होता है? जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है उसकी उस पर्टिकुलर चार्ज से डायरेक्शन। तो प्लस Q चार्ज से इस P पर, ये डायरेक्शन इधर है और इसकी डिस्टेंस कितनी है? अभी हम लोगों ने फाइंड किया था √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। और सेम वही डिस्टेंस ये भी होगी, क्योंकि ये भी l है, ये भी r है, और इसके लिए भी ये l है r। तो यहाँ की डिस्टेंस और यहाँ की डिस्टेंस इक्वल होगी। तो r स्क्वायर, ये r स्क्वायर होता है तो r की वैल्यू इतनी होगी। तो हम लिख देंगे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का रूट और उसका स्क्वायर। क्लियर। इनटू, इसको मिटा देते हैं, इनटू cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू कहां से निकालेंगे? हमको पता है cos थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, तो ये बेस हो जाएगा l बाई, और हाइपोटेन्यूज यही हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का रूट। ये हो गई E1 cos थीटा की वैल्यू। सेम E2 cos थीटा की वैल्यू भी वही होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का रूट का स्क्वायर इनटू cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू l बाई R स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का रूट। अब देखिए अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, तो इतना ना लिख करके आप इसको एक साथ भी लिख सकते हैं। कैसे? If E1 cos theta plus E2 cos theta is equal, so we can write E equal to 2E1 cos theta। कैसे? जब E1 और E2 इक्वल हैं, E1 cos theta plus E2 cos theta is equal, so at the place of E2 cos theta we can write E1 cos theta। So E1 cos theta plus E1 cos theta equal to 2E1 cos theta। तो डायरेक्ट हमको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी इक्वल टू 2E1। E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर होता है, R की वैल्यू इतनी है, R स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का हाफ और उसका स्क्वायर। ये हाफ कैसे होगा? अगर किसी भी एक्सप्रेशन पर रूट लिखा होता है उसका मतलब होता है हाफ, तो पावर हाफ का स्क्वायर कर दिया। और cos थीटा की वैल्यू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस है l
और हाइपोटेन्यूज है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर हाफ। देखिए कंफ्यूज मत होइए, ये जो रूट वैल्यू दिया गया है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये रूट मीन्स होता है पावर हाफ। तो देखिए कॉस थीटा की वैल्यू है और ये E1 की वैल्यू है, और चूंकि हमने दोनों को ऐड किया है इसलिए 2 लिखा गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू 2 1/4 कितना हो गया वैल्यू, ठीक क्लियर। अब देखिए इक्वल टू 2QL, वी नो दैट 2QL इक्वल टू P, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 P बाई, ध्यान दीजिए वी नो दैट 2QL इक्वल टू P, ओके। व्हाट इज P हियर? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ क्वांटिटी which is the distance, which is if two charge in one charge, दोनों चार्ज में से एक चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। सो वी कैन राइट इक्वल टू 1/4 K, ये K P बाई, देखिए ये हाफ रूट स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कंप्लीटली, और ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर हाफ। थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ध्यान दें। इफ बेस इज इक्वल देन पावर विल बी एडेड, सो वी कैन राइट इक्वल टू 1/4 K P बाई, ये 1 पावर और हाफ पावर ऐड करेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2, क्लियर। अब देखिए इस फिगर की जरूरत नहीं है, इसको या भी जरूरत है, रहने दीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व कर लें। अब देखिए जो यल है, यल ये आर के कंपेयर में बहुत कम है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं इफ आर स्क्वायर इज मोर ग्रेटर देन एल स्क्वायर, सो वी कैन लीव, हम इसको छोड़ सकते हैं, और जब इस वैल्यू को छोड़ देंगे तो हमारे पास आएगी 1/4 K P बाई आर स्क्वायर, इसको छोड़ दिया गया एल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर पर पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, सो हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 1/4 K P बाई R cube. This is the resultant field intensity due to dipole in the case of equatorial position, जिसको हम लोग लिख सकते हैं EEQ, ओके। तो 1/4 P by R cube, क्लियर हुआ। अभी और एक चीज, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इन दिस केस, इस केस में डायरेक्शन क्या होगा? जैसे हम लोग एक्सियल पोजीशन पढ़ा था कि एक्सियल कंडीशन में जो डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में ई का डायरेक्शन होता है इन द केस ऑफ एक्सियल पोजीशन, बट इन द केस ऑफ इक्वेटोरियल पोजीशन व्हाट विल बी द डायरेक्शन? सो द डायरेक्शन ऑफ ई इन दिस केस, देखिए ई किधर दिख रहा है? इस साइड में, और इस साइड में कौन सा चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लस क्यू। इसका मतलब इन दिस केस डायरेक्शन ऑफ ई नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये क्लियर हो सबको? फिर से जो E1 और E2 का रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में होने के कारण ये डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो दिस डायरेक्शन इज रिप्रेजेंट फ्रॉम प्लस टू माइनस, अगर इधर होता तो -q टू प्लस q होता, ये डायरेक्शन इज प्लस q टू माइनस q है, इसलिए हम कह देंगे कि ये डायरेक्शन जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव बताता है, जबकि एक्सियल पोजीशन वाला जो डायरेक्शन है वो बताता है दिस इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, सॉरी दिस इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्लियर? अरे भाई ये पॉजिटिव है, इधर ही तो शो कर रहा है, हमने बताया सही था, तो दिस इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्लियर? एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इक्वेटोरियल एंड एक्सियल? सो
क्या रिलेशन होता है इक्वेटोरियल और एक्सियल में, उसको भी देख लेते हैं। सो वी नो दैट द फार्मूला E axial. Next one, relation between E axial and E equatorial. E axial और E equatorial में क्या रिलेशन होता है? So we know that E axial equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2p by r2. But in the case of E equatorial, that is 1 by 4 pi epsilon naught k. We can write what is k? K is dielectric constant. मीन्स दोनों चार्ज के बीच अगर कोई मीडियम होगा तो k लिखा जाता है, अगर दोनों चार्ज के बीच कोई मीडियम नहीं है तो सिर्फ एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इन द रिटन फॉर्म ऑफ द ओनली एप्सिलॉन नॉट एंड विद एप्सिलॉन नॉट एंड k। एप्सिलॉन नॉट तब लिखा जाएगा जब दोनों चार्ज के बीच का जो मीडियम होगा वो स्पेस होगा, फ्री स्पेस होगा, और अगर दोनों चार्ज के बीच कोई मीडियम रखा गया है तो उसके साथ k लिखना आवश्यक है। सो E इक्वेटोरियल इक्वल टू P बाई R2। अगर हम इसको डिवाइड कर लें दोनों तो E एक्सियल बाई E इक्वेटोरियल दैट इज सब कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 2 बाई 1। इसका मतलब E एक्सियल और E इक्वेटोरियल में जो रेशियो आता है दैट इज 2:1। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब पूछ लिए जाते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्लियर? थैंक यू।